नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल विषय पर बात करेंगे और उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक देश जिसकी पहचान ही दशकों से शांति और अमन चैन से जुड़ी हो, वो अचानक अपनी सैन्य ताकत पर इतना ज्यादा खर्च क्यों करने लगा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की, जहां एक ऐसा बड़ा बदलाव आ रहा है जो दुनिया के नक्शे पर उसकी भूमिका को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम कुछ अहम हिस्सों में से बांटकर देखेंगे। पहले बात करेंगे कि जापान शांतिवाद से शक्ति की तरफ कैसे बढ़ा। फिर देखेंगे कि ये 2% की रणनीति आखिर है क्या। जानेंगे कि कौन सी क्षेत्रीय वजह हैं जो इस बदलाव को हवा दे रही हैं। और हाँ, इस बड़े कदम के फायदे और नुकसान क्या हैं, और आखिर में ये जापान को किस नए रास्ते पर ले जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जापान की ये शांतिवादी पहचान बनी कैसे, इसकी जड़ें कहाँ हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1947 में जापान ने एक संविधान अपनाया जिसका आर्टिकल 9 बहुत अहम है। असल में यही आर्टिकल जापान की पूरी विदेश और रक्षा नीति की नींव रहा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जापान युद्ध को एक अधिकार के तौर पर हमेशा के लिए त्यागता है और अपनी कोई सेना नहीं रखेगा, सिर्फ आत्मरक्षा के लिए एक फोर्स होगी। और इसी आर्टिकल 9 की वजह से दशकों तक एक अनकहा नियम सा बन गया था। नियम ये कि जापान अपने रक्षा बजट को अपनी कुल जीडीपी के 1% से ज्यादा नहीं बढ़ने देगा। और ये नीति ये दशकों तक चली। लेकिन फिर आया साल 2022 और एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति ने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो चलिए अब जरा इन नंबर्स पर गौर करते हैं। ये जो 2% की रणनीति है, ये असल में कितनी बड़ी है? ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं? जरा इन आंकड़ों को देखिए। साल 2022 में जापान का रक्षा बजट था करीब 5.4 ट्रिलियन येन। 2024 में ये बढ़कर 7.7 ट्रिलियन येन हो गया और अंदाजा ये है कि 2025 तक सारे सप्लीमेंट्री फंड्स मिलाकर ये रकम 11 ट्रिलियन येन तक पहुंच सकती है। मतलब सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर बजट लगभग 2 गुना। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो 2027 तक ये बढ़ोतरी 2022 के स्तर से 75% ज्यादा हो सकती है। असल में 1952 के बाद से ये रक्षा खर्च में अब तक की सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी है। ये साफ बताता है कि देश की प्राथमिकताएं अब पूरी तरह से बदल रही हैं। तो सवाल ये है कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये सिर्फ ज्यादा हथियार खरीदने की बात नहीं है, बल्कि नई तरह की क्षमताएं बनाने की बात है, जैसे कि लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉम हॉक मिसाइलें या फिर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एजिस जहाज। और तो और अब जोर दिया जा रहा है मानव रहित ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और साइबर सुरक्षा जैसी भविष्य की तकनीकों पर। और ये जो जीडीपी का 2% खर्च करने का लक्ष्य है, ये भी बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये नेटो देशों का स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। तो इसे अपनाकर जापान एक तरह से दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि वो अब वैश्विक सुरक्षा में एक बड़ी और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जापान को इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ा? वो क्या वजह है जो इस शांतिप्रिय देश को अपनी पूरी रणनीति बदलने पर मजबूर कर रही हैं? जापान की सरकार ने जो 2022 में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की, उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये कोई मर्जी का फैसला नहीं है। उनका कहना है कि आज का सुरक्षा माहौल बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और हम एक नए संकट के दौर में जी रहे हैं। यानी उनके लिए ये एक मजबूरी है, जरूरत। और इस चुनौतीपूर्ण माहौल के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण गिनाए जाते हैं। पहला, चीन का तेजी से होता सैन्य आधुनिकीकरण और सेनकाकू द्वीपों के पास उसकी बढ़ती दखलंदाजी। दूसरा, उत्तर कोरिया जो लगातार मिसाइलें दागता रहता है और उनमें से कुछ तो जापान के ऊपर से होकर गुजरती हैं। और तीसरा, यूक्रेन पर रूस का हमला, जिसने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है, खासकर जब रूस और चीन मिलकर जापान के पास सैन्य अभ्यास करते हैं। तो ये तो हुए बाहरी खतरे, लेकिन इस बड़े बदलाव के पीछे कुछ घरेलू कारण भी हैं, जैसे कि अमेरिका के साथ गठबंधन की उम्मीदें, हथियार निर्यात के नियमों में ढील और सबसे जरूरी जनता का समर्थन, जो लगभग 68% के आसपास है। मतलब बाहरी दबाव और अंदरूनी सहमति दोनों मिलकर इस बदलाव को मुमकिन बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर बड़े फैसले के साथ होता है, इस ऐतिहासिक निवेश की भी एक कीमत है और इसके कुछ मुश्किल नतीजे भी हो सकते हैं। तो यहाँ जापान को एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ रहा है। एक तरफ है रणनीतिक फायदे, जैसे क्षेत्रीय खतरों से बेहतर बचाव, अमेरिका के साथ और भी मजबूत गठबंधन और देश के अपने डिफेंस उद्योग को बढ़ावा।
लेकिन दूसरी तरफ है इसकी भारी कीमत। देश पर पहले से ही उसकी जीडीपी का 260% कर्ज है और ये नया खर्च उस पर और दबाव डालेगा। ये पैसा देश के सोशल वेलफेयर, खासकर बढ़ती उम्र वाली आबादी की जरूरतों से भी टकराएगा। और हाँ, संविधान को लेकर भी नई बहस छिड़ गई। इस आर्थिक चुनौती को जरा और गहराई से समझते हैं। जापान पर जो सार्वजनिक कर्ज है वो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था के आकार का 260% है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कर्ज वाले देशों में से एक है। अब ऐसे में रक्षा पर इतना बड़ा नया खर्च करना वाकई एक बहुत बड़ा आर्थिक जुआ है। और इसका एक और पहलू है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। जापान जिसे अपनी सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम बता रहा है, हो सकता है कि उसके पड़ोसी देश जैसे कि चीन उसे एक उकसावे वाली कार्रवाई समझें। चीन ने इसे महत्वाकांक्षी पुनर्सैनिकरण तक कह दिया है और इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे पूरे क्षेत्र में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान के इतिहास में यह सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम रणनीतिक बदलाव है। ये बदलाव क्या है? ये एक सोच का बदलाव है। जापान अब सिर्फ हमला होने का इंतजार करके अपनी रक्षा करने वाली डिफेंस ओनली सोच से आगे बढ़ रहा है। अब उसकी रणनीति है अपनी सैन्य क्षमता को इतना बढ़ाना कि कोई हमला करने की सोचे भी नहीं, यानी एक प्रतिक्रियात्मक रवैये से एक सक्रिय निवारण की ओर। लेकिन एक बात साफ है, इस बड़े बदलाव की कामयाबी सिर्फ नए हथियार और मिसाइलें खरीदने से तय नहीं होगी। असली चुनौती होगी सैन्य ताकत, कूटनीति, पारदर्शिता और सबसे बढ़कर आर्थिक अनुशासन के बीच एक सही संतुलन बनाने की। और ये हमें इस चर्चा के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि क्या जापान 21वीं सदी के लिए एक नई सुरक्षा पहचान बना पाएगा, और क्या वो ऐसा करते हुए अपने उन शांतिवादी मूल्यों को भी बचा पाएगा जो 75 सालों से उसकी पहचान रहे हैं? इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही दे। एक जरूरी बात, यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और सूचनात्मक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय, कानूनी या नीतिगत सलाह न समझा जाए। इसमें दिए गए सभी आंकड़े सार्वजनिक स्रोतों जैसे जापान के रक्षा मंत्रालय और सिप्री से लिए गए हैं।